नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि जो 15 अगस्त और 18 अगस्त को दो बड़ी वार्ताएं हुई थी अमेरिका के अंदर, एक अलास्का में और एक वाशिंगटन डीसी में। दोनों ही वार्ता फेल बताई जा रही हैं और उसी का नतीजा है कि रूस ने इन मीटिंगों के बाद जो टोटल मीटिंग हुई है 15 अगस्त से अब तक, उसको लगभग 150 घंटे हो चुके हैं और उसके बाद अमेरिका की तरफ से जिस तरीके के रिएक्शंस रूस के प्रति आ रहे हैं, उसको देखते हुए पुतिन ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाते हुए यूक्रेन के अंदर एक अमेरिकी ठिकाने पर जोरदार हमला किया है और दावा किया जा रहा है कि जो अमेरिकी अड्डे पे हमला हुआ है वो एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी जिसकी आड़ में युद्ध की तैयारियां हो रही थी और रूस ने उसके ऊपर क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि यह हमला इतना घातक था जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि लगभग 7 क्रूज मिसाइल से इस अमेरिकी कंपनी के ऊपर या अमेरिकी अड्डे पर रूसी मिसाइल ब्रिगेड का हमला हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है कि पुतिन ने ऐसे वक्त पर यह हमला क्यों किया है जब दावा किया जा रहा है कि जो पुतिन हैं उनसे ट्रंप बहुत ज़्यादा खुश हैं और ट्रंप जो है वो पुतिन को लेकर गदगद हैं और वो पुतिन को वो ज़मीन भी देना चाहते हैं जो पुतिन ने मांगी थी। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति पुतिन का इतना बोल्ड स्टेप क्यों आया है और यूक्रेन के अंदर अमेरिकी ठिकानों पर हमला क्यों हुआ है। इसके अंदर 2 या 3 चीज़ें एक साथ आ रही हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यह है कि 18 अगस्त को जब जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग हुई वाशिंगटन के अंदर, तो उनके साथ लगभग 7 देश यूरोप के और यूरोपियन यूनियन के जो थे वो शामिल थे, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, फिनलैंड, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा, ये सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ट्रंप से गुहार लगाई कि अगर आपने पुतिन की मांगों को मान लिया तो आप ये मान के चलिए कि पुतिन जो है वो यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं हैं, उसके बाद कोई ना कोई नेटो देश उनके टारगेट पे आ जाएगा। और इसी को देखकर ट्रंप ने एक बार फिर से अपने आप को कहते हैं ना पलट गए। ट्रंप के बारे में आप जानते ही हो, युद्ध के डैडी बोले जा रहे हैं, लेकिन ये युद्ध का डैडी जो है उसको यूक्रेन युद्ध इतना भा रहा है, ये कहना गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि पुतिन दोनों हाथों से यूक्रेन को लूट रहे हैं, पुतिन को परेशान कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सब देशों के ऊपर टैरिफ वॉर लगा रहे हैं और उसका सबसे ज़्यादा फायदा जो मिल रहा है वो अमेरिकन कंपनी को मिल रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध जिस तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसका सबसे बड़ा फायदा अब अमेरिकन कंपनीज को मिलने लगा है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने एक प्रपोजल रखा है कि जो यूरोपियन यूनियन और नेटो से बहुत सारा पैसा, लगभग 8 लाख करोड़ रुपया जो मिलेगा, उससे नेटो बहुत सारा हथियार खरीदेगा जो अमेरिकन कंपनियां बनाएंगी और अमेरिका उसको बेचेगा और उस नेटो हथियार से यूक्रेन जो है वो रूस से जंग करेगा। तो ये इतनी बड़ी जो प्लानिंग पुतिन के सामने जब आई है तो उसको लेकर अब जो रूस की तरफ से बयान आए हैं वो बयान से ज़्यादा बम से ज़्यादा बात कर रहे हैं। इसलिए बयान तीखे नहीं दिए गए पुतिन की तरफ से, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर यानी कि 20 तारीख की रात से 21 तारीख की कहते हैं ना सुबह से जो रशिया के ऊपर यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हुए हैं रूस के, वो इतने भयानक हुए हैं जिसकी कल्पना शायद जेलेंस्की ने भी नहीं की थी। और दावा किया गया है राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से कि हमारे ऊपर 614 ड्रोन और मिसाइलों से हमले हुए हैं, जिसमें 570 ड्रोन थे और 40 मिसाइलें थीं। 40 मिसाइलों में से भी 33 क्रूज मिसाइलें हैं रशिया की, जिनसे एक एक ठिकाने को चुन चुनकर तबाह किया गया है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि लगभग 20 ठिकाने यूक्रेन के हैं जो वो तबाह किए गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस नए हमले में, रूसी हमले में सबसे पहला निशाना बनाया गया एक अमेरिकन कंपनी को, जिसके बारे में जेलेंस्की ने दावा किया कि वो एक कॉफ़ी की मशीनें बनाने वाली कंपनी है जो कॉफ़ी की मशीनें बनाती थी। लेकिन रशिया का दावा है कि ये सब ढकोसला है, उस कंपनी के अंदर कॉफ़ी की मशीनें नहीं बल्कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए जा रहे थे जिसका इस्तेमाल ड्रोन बनाने में होता है। और आपको मैं बता दूं, एक ऐसा समझौता भी हुआ है जेलेंस्की की तरफ से, या कहना चाहिए सौदा पेश किया गया है कि जेलेंस्की यूक्रेन में कुछ ऐसे ड्रोन बनाएंगे जो अमेरिका के पास नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास जाएगी और उससे एक ऐसा ड्रोन बनाया जाएगा जिसकी सप्लाई वो उल्टा अमेरिका को करेगा और अमेरिका उन हथियारों को नेटो को बेचेगा, उसका फायदा दोबारा यूक्रेन को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं हो रही है, यहाँ पर यह कोशिश हो रही है कि किस तरीके से ट्रंप जो है वो अपने कार्यकाल में 3.5 साल का जो लगभग बचा है उसमें कैसे इस युद्ध को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दें और उसके में वो कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं। आज अकेले अमेरिका के ही जो हथियारों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं या उनकी जो कंपनीज हैं उनको अरबों खरबों डॉलर का फायदा होना शुरू भी हो गया है। और यही वजह है कि जो 8 लाख करोड़ के हथियार यूक्रेन खरीदने जा रहा है, 8.3 लाख करोड़, आप समझो कितनी बड़ी संख्या है और कितने घातक हथियार इसमें आएंगे। वो सब के सब अमेरिकन कंपनीज बनाएंगी और वो वापस यूक्रेन जाएंगे और यूक्रेन की धरती से रशिया के ऊपर अटैक होगा।
इसीलिए अब सवाल उठता है कि रशिया ने अगर अटैक किया है तो इससे उसको क्या फ़ायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो हमने लिखा ना कि रूस का अमेरिकी अड्डे पर हमला और 150 घंटे में पुतिन ने पलटी ट्रंप की बाजी। ऐसा है, ट्रंप की बाजी इसलिए पलटी मानी जा रही है क्योंकि ट्रंप को ये लग रहा था कि 15 अगस्त के बाद पुतिन शायद जो है वो इतने घातक हमले यूक्रेन पर नहीं करेंगे और उनकी बात का सम्मान रखेंगे। और क्योंकि पुतिन ने वहाँ ट्रंप के सामने और मीडिया के सामने बोल दिया था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति 2022 में होते तो शायद यूक्रेन युद्ध नहीं होता। ट्रंप को यह लगा कि पुतिन जो है वो उनके दबाव में आ गए हैं और इसीलिए पुतिन हो सकता कोई बड़ा हमला ना करें। लेकिन पुतिन ने यहाँ पे डबल गेम खेल दिया। डबल गेम ऐसे खेल दिया कि अभी तक जो रशिया था उसका पूरा फोकस जो था वो पूर्वी यूक्रेन था, यानी कि डोनबास का वो इलाका जिसमें डोनेट्स्क, खेरसोन और 2 से 3 बड़े इलाके और आते हैं जिसके ऊपर रूस जो है वो अपना पूरी तरीके से कब्जा चाहता है, जिसमें लुहांस्क भी है, ज़ैपोरिज़िया भी है, डोनेट्स्क भी है, खार्किव भी है, खेरसोन भी है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो एक डोनबास का इलाका आता है जिस पे रशिया ऑलरेडी 88% कंट्रोल कर चुका है या कब्जा कर चुका है। तो रशिया ने पूर्वी यूक्रेन पर हमला नहीं किया, रशिया ने जानबूझकर पश्चिमी यूक्रेन पर हमले शुरू किए हैं, जिसमें लवीव शहर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यूक्रेन का, उसको तहस नहस करके रख दिया है ड्रोन हमलों से। और इस ड्रोन हमले में सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि पश्चिमी यूक्रेन में जो फ्रंट लाइन थी, पश्चिमी यूक्रेन की जो फ्रंट लाइन है बॉर्डर से जहां लवीव पे अटैक किया, वो काफ़ी दूर है। तो ऐसे में दावा किया जा रहा है कि आखिर पुतिन ये मैसेज कौन सा दे रहे हैं कि आप पूर्वी यूक्रेन को छोड़कर अब पश्चिमी यूक्रेन पर हमले कर रहे हो। अभी तक जो वार्ताएं हुई हैं ट्रंप की और पुतिन की, उसके बारे में दावा किया जा रहा था कि जो ट्रंप हैं उन्होंने इस बात के लिए मनाया है कि आप किसी भी कीमत पर अब यूक्रेन के उन इलाकों पर हमला मत करिएगा जहां पर अभी तक कोई जंग नहीं छिड़ी है। लेकिन पुतिन ने इसके ठीक उल्टा किया, उनने पूर्वी यूक्रेन की जगह अब पश्चिमी यूक्रेन के ऊपर हमले तेज कर दिए और लवीव को टारगेट बनाया है। लवीव एक रणनीतिक तौर पर और कहते हैं ना औद्योगिक स्तर पर एक बहुत ही शानदार शहर यूक्रेन का माना जाता है। लेकिन रशिया के इस नए अटैक से, ड्रोन और मिसाइल अटैक से, पुतिन को जो कहते हैं ना एक मैसेज देना था ट्रंप को, वो क्लियर कट जा चुका है। ट्रंप भी अब बौखलाएंगे, वो निश्चित रूप से इसके ऊपर बोलेंगे। अभी तक अमेरिकी कंपनी पे जो इतना बड़ा अटैक हुआ है उसको जो हाइप दिया है जेलेस्की ने, और इंटरनेशनल मीडिया पे जो उन्होंने सोशल मीडिया की पोस्ट डाली हैं उसमें बाकायदा उस कहते हैं ना फैक्ट्री की या उस कहना चाहिए कंपनी की एक बहुत बढ़िया फोटो वीडियोस बना के डाले गए हैं और दिखाया गया है कि देखो ट्रंप, आप पुतिन पे इतना भरोसा करते हो और पुतिन ने आप ही की कंपनी को उड़ा दिया है, वो भी यूक्रेन के अंदर। जबकि ऐसा माना जा रहा था कि रशिया कभी भी यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को टारगेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर एक के बाद एक लगभग 7 क्रूज मिसाइलों से अमेरिकी कंपनी के चीथड़े उड़ा दिए गए हैं। चीथड़े क्यों उड़ाए गए हैं? अगर एक कॉफ़ी फैक्ट्री को उड़ाएंगे, क्या ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुतिन इतने बड़े मूर्ख हैं कि वो एक कॉफ़ी फैक्ट्री को उड़ाने के लिए 7 क्रूज मिसाइलें अपनी छोड़ेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक कई बार ऐसे दावे हुए हैं ओदेसा के अंदर और नीप्रो के अंदर, जब ये दावा किया जा रहा था कि मॉल के अंदर एक बर्थडे पार्टी चल रही थी और रूस ने वहां पर अपनी स्कंदर मिसाइलों से अटैक किया था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये करीब 3 या 4 महीने पहले की बात है। बाद में जो रूस की केजीबी है उसके खुफिया इनपुट ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि वहां कोई बर्थडे पार्टी नहीं चल रही थी, वहां एक माहौल बनाया गया था बर्थडे पार्टी का। असल में वहां पर यूरोपियन यूनियन के कुछ लोग और जर्मन्स और कुछ अमेरिकन्स जो थे खुफिया इनपुट अपना इकट्ठा कर रहे थे रूस पर हमला करने के लिए। और रूस, आपको मैं बता दूं, जो 1 जुलाई को अटैक हुए थे ना 5 एयरबेस पे, उसके बाद से रूस अब किसी पे भी भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा। उसको जहां भी जरा भी खतरा लगता है वो सीधे सबसे पहले अटैक करता है। तो यहां पे क्या किया है कि रूस ने अमेरिकन कंपनी पे अटैक करके ये मैसेज दे दिया है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी कंपनी के कलपुर्जे बनेंगे और उससे एक ड्रोन बनाया जाएगा, उस ड्रोन से फिर रूस के ऊपर अटैक होगा, तो इसको भूल जाओ। हम उस जड़ को जड़ से समाप्त कर देंगे जो रूस के खिलाफ कोई काम करेगी। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि रणनीतिक रूप से रूस ने ये बहुत ही बोल्ड कदम उठाया है, और वो भी 15 अगस्त। अगर आप 15 अगस्त से जोड़ लें तो 150 घंटे हो चुके हैं ट्रंप और जेलेस्की, ट्रंप को और पुतिन को मिले हुए। तो लगभग 150 घंटे के बाद पुतिन ने एक कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक मारा है यूक्रेन के अंदर और पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि अगर ये कोई सोच रहा है कि युद्ध के डैडी या युद्ध के बॉस ट्रंप हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर रूस जो है वो एक सुपर पावर देश है और वो अपने फैसले, अपने निर्णय, अपनी शर्तें अपने हिसाब से लड़ेगा, युद्ध विराम उसकी शर्तों पर होगा। इस बीच एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने एक बहुत तीखा बयान दिया है, और तीखा बयान यह दिया है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ यूरोपियन देश
उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया है। और कुछ यूरोपियन देश जो हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध को रोका जाए और वो इस युद्ध को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। उन सबका एजेंडा एक ही है कि रूस के ऊपर इतने हैवी टैरिफ लगाओ, इतने हैवी शर्तें लगा दो उसके ऊपर कि रूस बुरी तरीके से चरमरा जाए। और आपको पता होगा कि 2 दिन से पेंटागन में एक नौटंकी चल रही है, वाशिंगटन व्हाइट हाउस में भी चल रही है। रोज़ मीडिया के सामने उनकी प्रेस सचिव आती हैं और दावा करती हैं कि हमने भारत के ऊपर इसलिए 50% का टैरिफ लगाने का फैसला किया है ताकि भारत जो है वो रूस की मदद ना कर सके, रूस से तेल ना ले पाए, रूस से कोई व्यापार ना कर पाए। लेकिन रूस ने क्या किया है? रूस ने इस बीच में खुले तौर पर ऐलान किया है, उनके जो कार्यकारी एक राजदूत हैं रशिया के, उन्होंने बोला है कि भारत को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो तेल नहीं खरीद पा रहे हैं या कोई वजह आएगी तो उसके हमने दूसरे रास्ते निकाले हैं, वो हमारे यहाँ से दूसरे तरीके का व्यापार करें। रूस ने भी अपना मार्केट भारत के लिए खोलने का एक सुझाव दिया, एक प्रस्ताव दिया है जिस पे भारत सरकार मंथन और चिंतन कर रही है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दें, अब जो खेमेबाजी है वो सीधी सी बात है, युद्ध विराम तो अब नहीं होने वाला। आपने भी देख लिया कि 15 तारीख को ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई, उसमें एक भी मसौदा ऐसा नहीं था जहां पे युद्ध विराम का एक वर्ड भी यूज हुआ हो। वहां से बातें हुई, एक दूसरे को समझे और समझाने की बातें हुई। वहां पे ट्रंप ने क्या किया? पुतिन को अपने B-2 बमवर्षक दिखा दिए, अपने F-35 दिखा दिए कि देखिए साहब, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो ये आपके जो ऊपर उड़ रहे हैं, ये हो सकता है रशिया के ऊपर उड़ें और वहाँ मॉस्को में बम्बारमेंट करें। तो पुतिन ने तो सिर्फ दिखाया था, पुतिन को सिर्फ दिखाया गया था कि B-2 बमवर्षक मॉस्को पे अटैक कर सकता है, F-35 मॉस्को तक पहुंचेंगे, हमला कर सकते हैं। लेकिन उस 150 घंटे भी नहीं बीते और पुतिन ने दिखाया कि तुम दिखा रहे थे B-2 बमवर्षक और हमारी जो क्रूज मिसाइलें हैं उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को उड़ा दिया है यूक्रेन से और उसका सफाया कर दिया है, उसकी कहते हैं ना बुनियाद पूरी तरीके से खत्म कर दी है, जहां पर ड्रोन और मिसाइलों के लिए कुछ उपकरण बनाए जा रहे थे। तो ये क्लियर कट जो मैसेज था वो पुतिन ने ट्रंप को दिमाग में डाल दिया है कि अगर आप जरा भी ये सोच रहे हैं कि रशिया कमज़ोर हो गया है या उसके पास मिसाइलें नहीं हैं या वो लड़ते लड़ते थक गया है या उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो ये आपका एक भुलावा और छलावा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने जिस तरीके से अब अपनी गुटबंदी की है यूरोपियन नेताओं के साथ, उसमें उन्होंने क्या किया है, अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया जैसे कोई दलाल। दलाल क्या काम करता है? जब बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें दोनों तरफ से घुस जाता है और दोनों तरफ से वो पैसे इकट्ठे करता है। यही बात इस समय ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने क्या करा है कि अपने राष्ट्रपति भवन को एक दलाल स्ट्रीट बना के रख दिया है। पहले उन्होंने यूक्रेन को लूटा, उससे $500 अरब का पूरा खजाना लूटा दुर्लभ खनिज का। उसके बाद उन्होंने पुतिन को पटाया और उनसे कहा कि आप अलास्का में आके मिलिए, हम एक अच्छी बात करेंगे। दुनिया के सामने ये मैसेज दिया कि भाई जो पुतिन है उनकी बात, वो ट्रंप जो है उनकी पुतिन बहुत बात मानते हैं और ट्रंप के कहने पर पुतिन जो है वो अलास्का में आ गए। यानी कि 7 साल बाद ट्रंप और पुतिन की एक मुलाकात हुई। तो इससे मैसेज ये गया कि पूरे युद्ध के ऊपर जो है वो ट्रंप का कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पे पुतिन ने 150 घंटे बाद बाजी पलट दी, बोले कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जब तक रशिया नहीं चाहेगा तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। इसीलिए विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो रूस के हैं, उन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन हो चाहे नेटो हो, कोई भी देश बिना रूस के युद्ध विराम की शर्तें या मसौदा तैयार नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसी कोई कल्पना कोई कर रहा है बैठ के, तो वो इससे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा। ये सर्गेई लावरोव का जो बयान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्गेई लावरोव उस टीम का हिस्सा है जिसमें पुतिन और ट्रंप की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें 4-5 लोग शामिल हुए थे। उसमें ऊषा यूरिनिकोव थे जो स्टीव विटकॉफ के समकक्ष हैं। स्टीव विटकॉफ जो हैं वो ट्रंप के विशेष दूत हैं और ऊषा यूरिकोव जो हैं वो पुतिन की तरफ से एक वार्ताकार हैं, बहुत ही मजबूत। और उन्हीं लोगों ने ही सारी शर्तें तैयार की थी कि कैसे रूस को एक बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी यूक्रेन का अमेरिका की मर्जी से की शर्तों के साथ दिया जाएगा और उसके बाद जो पुतिन है वो युद्ध को रोकेंगे। लेकिन वो सारी जो चीज़ें थी वो सब कहते हैं ना ख़त्म कर दी हैं। जो 18 अगस्त को मीटिंग हुई जिसमें जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड, ऐसे 7 देशों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ट्रंप को समझाया कि अगर आज आप पुतिन के सामने झुके तो आप मानिए कि यूक्रेन का मार्केट जो है वो पूरा छीन लेंगे पुतिन, और वहाँ हर जगह चीन ही चीन दिखाई देगा और भारत दिखाई देगा। क्योंकि इस वक्त आपने भारत को भी खूब अच्छे से नाराज़ कर दिया है और चीन तो पहले ही से नाराज़ है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप पुतिन को मजबूत करेंगे तो एक बहुत बड़े मार्केट पर भारत और चीन जो है वो पूरी तरीके से छा जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत भी इस पूरे मामले में फूंक फूंक के कदम रख रहा है और भारत को ज़बरदस्ती इस युद्ध में खींचने की कोशिश ट्रंप कई बार कर चुके हैं। लेकिन भारत ने इतने संयम के साथ एक एक कदम को आगे बढ़ाया है जिसकी गूंज अब अमेरिका में खुद गूंजने लगी और वहाँ के पूर्व एनएसए तक बोल चुके हैं कि भारत के साथ जो व्यवहार इस समय ट्रंप सरकार कर रही है वो अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित होगा और उसका खामियाजा आने वाले दिनों में
जो अमेरिका है उसको बहुत बुरी तरीके से उठाना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 1.5-2 दशक के अंदर कि रूस, चीन और भारत बहुत ज़्यादा क्लोज हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को तवज्जो दे रहे हैं। तवज्जो का मतलब ये है कि आपने देखा ही होगा, वांग यी जो विदेश मंत्री हैं चीन के, उनकी जयशंकर से बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। इतनी तेज़ी से मीटिंग हो रही है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि विदेश मंत्रालय में इसमें वॉर फुटिंग मीटिंग्स हो रही हैं, यानी कि युद्ध स्तर पर पेपरों को तैयार करना, मसौदे तैयार करना, नई शर्तें करना, हमको कुछ अंदाज़ा नहीं, हम लोग एक अपनी अलग दुनिया में हैं। लेकिन इस समय वास्तव में विदेश मंत्रालय जो हमारा पूरे वर्ल्ड के हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हैं, जो दूतावास हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और भारत तो इस मामले में इस समय इतनी तेज़ी से काम कर रहा है जिसका कोई आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और उसके रिजल्ट आपको 15 से 20 दिनों के अंदर आना दिखना शुरू हो जाएंगे, जब इसका कुछ ना कुछ रूप निकलेगा। क्योंकि एक चीज़ अभी खबर और आ रही है कि अगले 2 हफ्ते या हद से हद 3 हफ्ते ऐसे होंगे जब पुतिन इसके ऊपर फाइनल अपना घोषणा कर सकते हैं कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध जीत लिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं, और जर्मन के कुछ आउटलेट्स हैं, उन्होंने कुछ खुफिया हवाले से खबरें छापी हैं कि जो रूस है उसकी एक ऐसी तैयारी हो चुकी है, वो किसी भी कीमत पर अब कब्जे वाले इलाकों को नहीं छोड़ेगा, यूक्रेन को, चाहे कुछ हो जाए। जेलेंस्की को भी चस्का लग गया। जेलेंस्की को लग रहा है कि ना तो मेरा पैसा है, और मेरी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो अब अमेरिका और नेटो और यूरोपियन यूनियन लड़ने लगे, तो उसको भी कोई डर नहीं है। तो जेलेंस्की ने भी बोल दिया कि साहब हम 1 इंच भी ज़मीन रूस को नहीं देंगे, और जब तक ज़मीन यूक्रेन देगा नहीं तब तक युद्ध विराम होगा नहीं। पुतिन ने सजेशन दिया था ट्रंप को कि देखिए सीज फायर मत करिए, पहले एक शांति समझौता करिए, ताकि एक हम आगे कोई युद्ध ही ना हो। सीज फायर की शर्तें अलग होंगी, शांति समझौते की अलग होंगी। सीज फायर में आपकी शर्तें आएंगी, भाई कौन सा इलाका आपके पास रहेगा, कौन सा इलाका इनके पास रहेगा, वो सारी बातें हैं। लेकिन 15 और 18 अगस्त की जो वार्ताएं हैं वो अब फेल बताई जा रही हैं। चाहे भले ही ट्रंप ने बोला हो कि मेरी ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई उसको मैं 10 में से 10 अंक देता हूँ, ये सब लफबाजी है ट्रंप की, कोई नहीं, टोटल बकवास है। उनकी जो बात है, उनकी जो कथनी करनी है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रंप की बात पर इस समय कोई कहते नहीं है, अगर आपकी पीठ पलटी तो ट्रंप का क्या फैसला होगा कोई नहीं जानता। पुतिन के संग भी जो हुआ, पुतिन इधर पलट के आए मॉस्को, उतनी देर में 18 तारीख को वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ जाके वो कुछ और बोलने लगे। अब स्थिति ये है, या तो ये ट्रंप की स्ट्रेटेजी है कि इतना ज़्यादा उलझा दो कि अमेरिका के हथियार ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, और यही फ़र्क है, यही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है अमेरिका के लिए कि अमेरिका अपनी मंदी के ऊपर जो साया आया हुआ है उसको कैसे दूर करे। तो उसके लिए युद्ध से अच्छा कोई विकल्प ही नहीं है। युद्ध जितना ज़्यादा भड़केगा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। इसकी आड़ में क्या किया, इसकी आड़ में अमेरिका ने वो फैसले ले लिए जो शायद वो कभी भारत के खिलाफ नहीं लेता। उसने भारत पे ठीकरा फोड़ा कि आप क्योंकि अमेरिकी तेल ले रहे हैं, वो रशियन तेल ले रहे हैं, उसका फ़ायदा रूस जो है वो यूक्रेन युद्ध में उठा रहा है, इसीलिए हम आपके ऊपर टैरिफ लगाते हैं। अगर ये समान स्थिति होती, युद्ध नहीं हो रहा होता, युद्ध विराम हो गया होता, तो शायद अमेरिका को ये फैसला इतनी आसानी से ले ही नहीं सकता था। लेकिन अब उसको मौका मिला तो उसने उसका फ़ायदा उठाया। तो भारत ने भी यही किया है। भारत ने कहा कि ठीक है आप टैरिफ लगाइए, हम कोई ना कोई विकल्प लगा लेंगे, हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हम आपको हर सामान बेचें, आप अपना देखिए कहाँ कैसे क्या करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ये आई है कि अगर युद्ध ये और लंबा खिंचा तो अकेले यूक्रेन के अंदर 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा सकते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है वो हैरान और चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तक ये दावे किए जा रहे थे कि जेलेंस्की यूक्रेन की मौतों का आंकड़ा तो बहुत अच्छी तरीके से छिपा रहे हैं। बस वो ये बताते रहते हैं कि हमने 11 लाख मार दिए रशियन सैनिक, कभी 12 लाख मार दिए रशियन सैनिक, लेकिन ये कभी नहीं बताते हैं कि यूक्रेन के सैनिक कितने ज़्यादा मारे गए हैं। ये सारे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इसके बारे में खुद एक बार ट्रंप ने तंज कसा था कि आप दूसरों की मौतों का आंकड़ा तो बड़े शान से बताते हैं और अपनी आंकड़ों के बारे में आप बिल्कुल मौन हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रंप हैं वो यूक्रेन युद्ध को मिटाने नहीं आए, खत्म करने नहीं आए, वो भड़काने आए हैं। और अगर युद्ध का कोई नोबेल मिल रहा होता कि युद्ध कौन भड़का सकता था, तो ट्रंप को बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा ये असंभव लग रहा है। कि ट्रंप ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं कि ये युद्ध जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुका है, और इसमें अब खेमेबाजी खुलकर सामने आती जा रही है। मजबूरी में भारत, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे तमाम जो देश हैं जो रशिया को बिल्कुल भी कहते हैं नहीं, जो ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो आराम से कहते हैं ना एक खेमे में पहुंच गए हैं। वो खेमा ऐसा खेमा है, ब्राज़ील भी है, आपको बता दें ब्राज़ील भी है उसके अंदर, वो ऐसा खेमा होगा जो रशिया को भी मजबूत करेगा, खुद को भी मजबूत करेगा। यहाँ पे कोई एक लीडरशिप नहीं होगी, यहाँ कोई पुतिन दादागिरी नहीं दिखाएंगे अपनी ऊपर कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। यहाँ सबके इंडिपेंडेंट अपने फैसले होंगे, उनकी अपनी रणनीतियाँ होंगी, चाहे वो बाजार की हों, चाहे युद्ध की हों, चाहे युद्ध से जुड़े हथियारों की हों। इसीलिए पिछले 10 से 15 दिन के अंदर जिस तरीके से
भारत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है ट्रंप को, उससे ट्रंप सरकार भी थोड़ी हिली हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना हैवी टैरिफ लगाने का ऐलान के बाद भी भारत झुकने को तैयार क्यों नहीं है, क्यों भारत अड़ियल। उनके हिसाब से उनका मानना है कि भारत जो है बहुत ही ज़्यादा अड़ियल है और वो रूस के कहते हैं ना सपने में या उसकी कल्पनाओं में इतना ज़्यादा खोया हुआ है कि वो अपना नुकसान कर रहा है, ऐसा अमेरिकन का कहना है। लेकिन अब अमेरिका के अंदर से ही आवाज़ उठने लगी है भारत के समर्थन में, जिसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि अमेरिका एक बहुत अच्छे एलाई को अपने हाथ से खो रहा है। ये रूस का तेल बंद करने के चक्कर में अमेरिका को इस पूरे इलाके से अलग थलग कर देंगे अगर भारत इनसे पूरी तरीके से दूर हो गया। तो ये जो डर है वो अमेरिकन की जो बहुत एक वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, उसके सामने आ चुका है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो अमेरिकी अड्डे पे अब हमला किया है रूस की तरफ से, वो क्लियर कट संकेत है कि हम युद्ध रोकने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी शर्तें नहीं मानोगे युद्ध नहीं रुकेगा। और यही वजह है कि अब पुतिन ने क्लियर कट ट्रंप को मैसेज दिया है कि आइए, अगर आप चाहते हैं हमारी शर्तों पे जो हमारी अलास्का में हुई थी उसके आधार पर अगर आप युद्ध विराम चाहते हैं तो आप आइए हमसे बात करिए, वरना हम इसको खत्म नहीं होने देंगे। उसका खामियाजा पूरे अमेरिका को, यूरोप को और यूक्रेन को उठाना पड़ेगा। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा।